नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि जिन महारानी ने हमें करीब 200 साल तक मतलब 190 साल तक गुलाम रखा, जिनके हुक्मों पर हमारे स्वतंत्रता वीरों को तरह तरह की यातनाएं दी गईं, जिसने हमारे देश को टुकड़े टुकड़े कर दिए, आज भी हम पर अपनी गुलामी मानसिकता थोपे हुए है। उसी महारानी के मरने पर हम अपनी हाजिरी लगाने नंगे पांव जाने पर मजबूर हुए हैं। मित्रों, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था कि हमारे देश में गुलामी मानसिकता के हर प्रतीकों को हम अंगीकार किए हुए हैं, उससे छुटकारा कब, क्यों और कैसे प्राप्त करेंगे। देश में मानसिकता कितनी गुलाम हुई है, यह इस बात से प्रमाणित होता है कि यातना की देवी के मरने पर हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपने राष्ट्र के सबसे प्रथम नागरिक, वही महिला को हमने वहां पर भेज दिया। इसके पहले पोप जब मरे थे, हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया था। यही सम्मान जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी को हमने नहीं दिया, जबकि वो भी एक धर्म गुरु थे। हम लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं। सैकड़ों हजारों कुर्बानियों के बाद हमने लोकतंत्र कायम किया है और लोकतंत्र को कायम रखने में रोज रोज कुछ न कुछ कुर्बानी हम देते ही रहते हैं, बेशकीमती जानों को गंवाते ही रहते हैं। उसके बावजूद भी हम अगर लोकतंत्र के ठुकराने वालों के सामने गुलामों की तरह से खड़ा रहे तो वह आजादी में भाग लेने वाले उन तमाम क्रांतिवीरों के प्रति अनादर होगा, उनका अपमान होगा। लेकिन मामला यह महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि यह काम हो चुका है, हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं हुआ। आज महत्वपूर्ण विषय है वो इससे भी ज्यादा है कि आखिर हम राष्ट्र के नाम पर एक क्यों नहीं हो पाते। हमने स्वयं की पहचान एक भारतीयता के रूप में क्यों नहीं स्थापित की। हम हिंदू एक नहीं हो सकते क्योंकि जानबूझ के साजिश के तहत यही अंग्रेजी माता और इनके औलादों ने हमको आरक्षण की बेड़ियों से बांध रखा है और आरक्षण के तलवार से, जातीय की तलवार से सत्य सनातन धर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। समझ में आती है कि क्षत्रिय ब्राह्मण से एक नहीं होता, ब्राह्मण बनिया से एक नहीं होता, बनिया दलित से एक नहीं होता, दलित और से एक नहीं होता। मतलब हम जातीय कुनबे में बटे हुए हैं। जैसे सरदार पटेल के एकीकरण करने से पहले हम अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे और हर कबीला का एक सरदार होता था और उसके अंदर कबीले में उसकी हुकूमत चलती थी। दूसरा कबीले को पहले कबीले से कोई मतलब नहीं होता था। आज भी हम उसी तरह से कबीलाई स्थिति में है। कोई दलित कबीला है तो कोई क्षत्रिय कबीला है तो कोई ब्राह्मण कबीला है तो कोई दलित कबीला है। लेकिन यह सब भारत महान के सपूत हैं और भारत महान में सांस लेते हैं। तो भारत के नाम पर हम एक क्यों नहीं होते। आज इस बात की चिंता हम सबको करनी चाहिए। उसका उदाहरण आपके सामने में रख देता हूं। मित्रों, राष्ट्र के नाम पर हम एक क्यों नहीं होते, राष्ट्र की चिंता हम क्यों नहीं करते, उसका सबसे ताजा उदाहरण आज समाचार चैनलों पर बड़ा जोर शोर से प्रसारित हुआ। हालांकि सारे गुलाम मानसिकता वाले समाचार महारानी के दफनाने के प्रक्रिया को लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ समाचार चैनलों पर यह महत्वपूर्ण मुद्दा प्रकाशित हुआ, जिससे मैं समझा और इसको महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया। मित्रों, समाचार आया कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली में सरकार बनने के बाद हमने क्या क्या खोया। मित्रों, दिल्ली में आपको पता है कि दिल्ली का आतंकी मानसिकता वाला
उन्मादी विधायक अमानतुल्लाह खां को दिल्ली सरकार के बेईमानी, करप्शन और वक्फ बोर्ड के जमीनों के घोटाले के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब यह अपने जांच में पाया कि अमानतुल्लाह खां जैसे लोगों को बाहर नहीं शिकंजे के अंदर होना चाहिए, उसको शिकंजे के पीछे किया, बिहाइंड द बार किया। मित्रों, अमानतुल्लाह खां की करतूतों को जानने से पहले आप जानिए कि अमानतुल्लाह खां यह सब करने की शक्ति कहां से पाया। वो आपसे पाया, उसकी शक्ति आपने दिया आदरणीय अशोक चौबे जी को। उस शक्ति को से वो शक्तिमान हो करके आप ही को खाने लगा, आप ही का नाश करने लगा। अमानतुल्लाह खां करता क्या था कि आपके इलाके में जो जमीन खाली थी वो जमीन हमारी थी कि नारा लगाना शुरू किया। वक्फ बोर्ड 1995 के अधिनियम से प्राप्त शक्ति में यह कहा गया कि अगर वक्फ बोर्ड ने यह सोच लिया कि अशोक चौबे की जमीन हमारी है तो अब अशोक चौबे चिल्लाते रहे कितना हो बड़े वकील आगरा में हो, ये अब इनकी जमीन उसकी हो गई। दिल्ली में अमानतुल्लाह खां ने अरविंद केजरीवाल के सह पा करके मुस्लिम तुष्टीकरण को हवा दे करके स्व का और अपने कुनों का पेट भरता रहा। उसमें उसने मुस्लिम हितों और मुस्लिम जमात तक को भी धोखा दिया। उसने दिल्ली सरकार के प्राइवेट स्कूल को साजिशतः बंद करवाने का प्रयास किया। जब वो स्कूल पूर्णतः बंद हुई, उस स्कूल को वक्फ बोर्ड की जमीन का तख्त लगा दिया और उसमें दुकानें लगा करके अब उसका किराया वसूल रहा है। जो किराया उसके अपने लोगों के खाते में जा रहा है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति में नहीं जा रहा है, वक्फ बोर्ड के खाते में नहीं जा रहा है। यह वक्फ बोर्ड की जमीन के साथ बहुत बड़ा घोटाला है और ये इस्लाम के विरुद्ध घोटाला है। लेकिन वो इस्लाम के विरुद्ध घोटाला इसलिए कर रहा है कि हमने उसको 200 यूनिट मुफ्त के लालच में इतनी ज्यादा शक्ति दी है कि उस शक्ति से प्राप्त तो शक्तिमान हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के पहले ही कार्यकाल में इस सारी कारगुजारियां सामने आई थी और उनके राजनीतिक विरोधी ने इस बात को आपके सामने रखा था। अरविंद केजरीवाल के उन तमाम कारगुजारियों में एक सबसे बड़ा कारगुजारी था कि वो आपके खून पसीने के कमाई से जो पैसा जबरदस्ती सरकार वसूलती है, उस पैसे से आपके जनहित के काम के बजाय जामा मस्जिद के बकाया बिजली बिलों का भुगतान किया। वक्फ बोर्ड के मीटिंग में जा करके कहा कि दिल्ली सरकार तन मन धन और पूरी समर्थन से आपके साथ है। मैं दिल्ली के राजकोष की खजाना खोल चुका हूं और अमानतुल्लाह खां को कह चुका हूं कि रुपया पानी की तरह से बहाओ। वक्फ बोर्ड में इतना मालामाल कर दो, इतना पैसा कर दो कि वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे धनी बोर्ड है। कोई वक्फ बोर्ड, कोई हिंदू बोर्ड, कोई बोर्ड में पैसा आवे, एक नंबर से आवे, कानून के तहत आवे, उससे हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से गैर कानूनी तरीके से उसको मालामाल करना और आपके गाढ़ी कमाई का राजकोष से पैसा उड़ाना, वो इसलिए कि आपने उनको वोट दे करके शक्तिमान किया है, यह राष्ट्र के प्रति आपके राष्ट्रभक्ति को न सिर्फ धत्ता बताता है बल्कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। आप सब विचार करिएगा, क्योंकि 200 यूनिट के चक्कर में आपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसके मजबूत होने की परवाह नहीं की। आपने परवाह की 200 यूनिट मुफ्त बिजली, और केजरीवाल ने आपके लालच को पहचाना पड़ा और आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे करके आप ही के शक्ति से प्राप्त होकर के आपके राष्ट्र को खतरा में डालने का कुचक्र किया, जो आज एक बहुत बड़ा कारण बनता है। लेकिन भला हो दिल्ली सरकार के अधीन ही आने वाली एसीबी जो केंद्र सरकार के नेतृत्व में काम करती है, और वहां पर कुछ ईमानदार लोग हैं जिसनों की ईमानदारी कुलबुलाई, और कुछ मुस्लिम लोगों ने ही इस बात का कंप्लेन किया कि इस तरह की घोटालाबाजी हो रही है। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब जांचा तो पाया कि घोटाला तो बहुत बड़ा है। मित्रों, अरविंद केजरीवाल ने यह साहस क्यों की? क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैंने खड़गपुर IIT से बीटेक किया हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहा है, केजरीवाल पढ़ा लिखा है। केजरीवाल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास किया, तभी भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी बना, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ उसने ये भी पढ़ा कि जब
जलियांवाला बाग में 1817 को हमारे महान रणबुड़करों के बैसाखी की उमंग पर गोली चलाने का जनरल डायर ने जब आदेश दिया था, तो जितनी गोलियां हमारे बहादुर नौजवानों, वृद्धों, महिलाओं और बच्चों को लगी, वो एक भी गोली की ट्रिगर कोई अंग्रेज नहीं दबा रहा था। वो हमारे ही अपने लोग थे जिन्होंने बंदूकें हाथ में थाम रखा था और गोलियों से भून रखा था। वह यह बात जानता था कि एक तनख्वाह के लालच में हमारे लोग ही अपने लोगों को मारने के लिए में खुशी महसूस करते हैं, यह हमारा जीन है। तभी जाकर के हमारे ही लोगों के बल पर, हमारे ही लोगों के क्रूरता से हमारे सिपाही हतोत्साहित हुए और हम 200 साल तक गुलाम रहे। यह केजरीवाल पढ़ा हुआ था। यह केजरीवाल पढ़ा हुआ था कि जब मुगल इस देश में आए तो बाहर से कुछ लेकर के नहीं है, जो लोग आए वो यहीं से लोग तैयार हुए और यहीं के लोगों ने यहीं के लोगों को सताना शुरू किया, सिर्फ एक तनख्वाह के लालच में जो उनको मुगल देते थे, एक तनख्वाह के लालच में जो उनको अंग्रेज देते थे। यह केजरीवाल भली बात जानता था, इसीलिए उसने हमारे ही लोगों को हमारे ही विरुद्ध तैयार किया, लालच दिया 200 यूनिट मुफ्त बिजली का। कंसेप्ट वही है। अंग्रेज तनख्वाह देते थे और आपको सिपाही में, मिलिट्री में भर्ती करके बूट से आपको पिटवाते थे। केजरीवाल ने कहा कि भाई अब तो सिपाही में नहीं रखा जा सकता, तनख्वाह नहीं दी जा सकती, तो उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लालच दिया और आप उस लालच में फंस गए। अभी भी देश भर में घूम घूम करके 200 यूनिट बिजली का लालच दे करके पंजाब में सरकार बना लिया, गुजरात में सरकार बनाने की दावेदारी कराए और समस्त देश भर में करू तेल की तरह से फैलने की उसकी मंशा है और वह सफल होता दिख रहा है, क्योंकि हम सब लोग लालची हैं। हमको अपना भला भला जब माही की रणनीति पर काम करते हैं, हमको 200 यूनिट मुफ्त बिजली में मिले, हमको 1000 रुपया पेंशन घर में बैठे बैठाए मिले, हमको हमारे सब कुछ बिना कुछ किए हो जाए, हम आलस्य से ग्रसित हो करके मरीज बन जाए, लेकिन केजरीवाल का कल्याण होना चाहिए क्योंकि केजरीवाल मुफ्त दे रहा है। हम यह प्रश्न नहीं दे रहे कि भाई हम कोई विकलांग थोड़े हैं कि हमको मुफ्त में चाहिए, तुम हमको विकलांग बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हो, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि अगर यह सोच हमारे में होता तो अंग्रेज 200 साल तक हमको गुलाम नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें ये बात हम तब बता सकते थे कि भाई तुम हमको चंद सिक्कों में खरीद लिया कि हम अपने ही लोगों पर गोली चलाएंगे और तुम हुकूमत करोगे, यह नहीं हो सकता। लेकिन ना तो ये तब हम में था और ना अब हम में है। यह विचार करने वाली बात है। स्थिति मैं क्यों कह रहा हूं कि हम राष्ट्र के नाम पर एक नहीं होते, कुनबे में और कबीले में बटे हुए हैं और राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, राष्ट्र को कमजोर पहुंचा रहे हैं। उसका कुछ उदाहरण आपको दे देता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं तो शुरुआत पहले उत्तर प्रदेश से ही करें। मित्रों, उत्तर प्रदेश में मैं 90 के दशक की राजनीति में तो सक्रिय रहा हूँ, बड़े ओहदे पर भी रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते राजनीति को बड़ी नजदीक से देखा है। 90 के दशक में 2 लोगों का उत्तर भारत के राजनीति में उभार हुआ, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव। इन दोनों लोगों ने जब मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली थी तो इनकी माली हालत बहुत खराब थी, कपड़ा सिलाने भर का भी पैसा नहीं था। मुलायम सिंह यादव प्राइमरी स्कूल में एक मामूली अध्यापक हुआ करते थे और इतनी तनख्वाह नहीं थी कि वो सामाजिक काम को कुछ कर सके। चुनाव चिन्ह साइकिल के प्रचार के लिए उन्होंने पुरानी साइकिल सेकेंड हैंड में खरीदा और वो भी चंदा इकट्ठा करके, क्योंकि उनके पास मोटरसाइकिल के लिए पैसा नहीं था और मान लो कहीं से मोटरसाइकिल खरीद भी लेते तो उसमें पेट्रोल कहाँ से डलवाते। ऐसी माली हालत में परेशान आदमी जब मुख्यमंत्री बना, अपने लोग उनको सहारा और मदद दिए, तब जाकर के मुलायम सिंह यादव ने वही अंग्रेजों वाला नीति पढ़ा और हमारे मानसिकता को भली भांति भापा कि हम कौन लोग हैं। मुलायम सिंह यादव ने हमारे ही वोट से प्राप्त होकर हमको कूटना पीटना और सताना शुरू कर दिया। निहत्ते कार सेवकों पर सरेआम गोली चला दिया, क्योंकि उसको पता था कि हिंदू बटा हुआ है और यादव हमारे नाम पर, हमारे जात के नाम पर हमारे इकट्ठा हो जाएगा और हिंदुओं का खून गिरा कर हम मुसलमानों के सगा बन जाएंगे और मुसलमान हम पर खुश होगा। और हुआ ठीक यही, मुसलमान उनको अपना रहनुमा मान लिया।
इतना रहनुमा माना कि मुसलमान किसी मुसलमान से ज्यादा मुलायम सिंह पर भरोसा करता था। अगर कोई बात मुलायम सिंह कहते थे तो वो सर्वाधिक सत्य मानता था बनिस्बत किसी मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम नेता। स्थिति ये हुई कि 90 से लेकर के आज तक मुलायम परिवार सत्ता में काबिज है। बेशक आज योगी आदित्यनाथ जी उनको सत्ता से बाहर कर दिए हैं, लेकिन आज भी सत्ता के मुख्य दावेदार, प्रबल दावेदार में अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो मुलायम परिवार है, उनका बेटा अखिलेश यादव है। जबकि ये मुसलमानों का कितना खास मुलायम सिंह और अखिलेश यादव है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूं। जब मुलायम सिंह यादव को थोड़ी सी कुर्सी खतरे में नजर आई मायावती के उभार से, तो उन्होंने क्या किया कि उसी मुसलमान के विरोधी कहे जाने वाले कल्याण सिंह को अपना समर्थन दे दिया और कल्याण सिंह के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। क्योंकि कल्याण सिंह भाजपा से निकल चुके थे, उनको भी अपना राजनीतिक आधार तलाशना था और मायावती के डर से मुलायम सिंह यादव की भी स्थिति डवाडोल हो रही थी। तो जिस मुसलमान पर कल्याण सिंह पर इल्जाम था कि कल्याण सिंह ने कहा था कि तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे, 4 मुसलमान मारने वाले मानसिकता के सजन से मुलायम सिंह यादव ने कुर्सी के लिए साठगांठ कर दिया। उस वक्त उनको मुस्लिम हित की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो वही सोच जलियांवाला बाग वाला उनके दिमाग में था कि जलियांवाला बाग में अगर जनरल डायर के एक आदेश पर चंद सिक्कों के लिए अपने ही लोग अपने लोगों पर गोलियां चला सकते हैं, नरसंहार कर सकते हैं, महिला बच्चे और वृद्ध तक को गोली मार सकते हैं, तो ये तो हमारा साथ देंगे ही देंगे। और हुआ वही, मुलायम सिंह यादव दुगनी शक्ति के साथ अब आए और आकर के सरकार बनाई। मायावती भी वही काम की। मायावती ने भी कहा, उनको भी याद था कि जलियांवाला बाग में गोली हमारे लोग मारे थे तो ये हमारा काम करेगा। उन्होंने दलित कार्ड खेला और बताया कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते 4, और सारा दलित वर्ग का लोग वाह वाह करके ताली बजाने लगा और बोला कि चलो जी बहन जी हम तुम्हारे साथ हैं। स्थिति आती है कि आम दलित आज भी भूखों मर रहा है, खाने को मोहताज है। सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति आज भी तभी है जब आजादी के जमाने की थी। कुछ सुधार नहीं हुआ है। अगर किसी दलित के जीवन में कुछ सुधार आया है तो उसके पढ़ने से, बढ़ने से और सजग होने से हुआ है। मायावती वजह से कुछ नहीं हुआ है। मायावती ने किसी दलित को 2 कौड़ी का कोई फायदा नहीं पहुंचाया। बदले में क्या हुआ कि मायावती एक 23 गज के साधारण घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। कल्पना करिए कि अगर घर के सारे लोग उसमें एक साथ जमीन पर सोते होंगे तो जमीन पर जगह नहीं आता होगा, क्योंकि लालू प्रसाद के पास तो 10 बाई 10 का चपरासी वार्ड था वेटरनरी अस्पताल का, जिसमें वो 10 लोग सोते थे, एक एक गज में आ जाता था। लेकिन 23 गज में कमरा भी है, किचन भी है, लैट्रिन भी है, बाथरूम भी है, कैसे सोते होंगे यह कल्पना मात्र से। आज मायावती के पास कितना रुपया की संपत्ति है मायावती को भी एक बार नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको आपसे बांट करके, समाज से आपको काट करके स्वयं को मजबूत किया, आपके दिए वोट से, आपके दिए शक्ति से, और आपको शक्तिहीन कर दिया, अपने को शक्तिमान बना लिया। और उसका चपरासी भाई नोएडा में जो 4th क्लास का कर्मचारी था, नोएडा विकास प्राधिकरण था, आज नोएडा का सबसे धनवान आदमी है। पहले नोएडा में कहा जाता था कि फ्लैक्स कंपनी इतनी ज्यादा नोएडा में कि अगर हवाई जहाज से एक ईंट गिराई जाए तो फ्लैक्स की प्रॉपर्टी पर गिरेगा। अब वो बात फ्लैक्स की जगह मायावती के भाई पर चला गया है कि अगर आप जहाज से सरसों का दाना भी अगर गिराएंगे तो वो मायावती के भाई के ही प्रॉपर्टी पर गिरेगा। नोएडा में इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो हम सब लोग कभी मुलायम सिंह का भला करते हैं, कभी मायावती का करते हैं, कभी पी चिदम्बरम का करते हैं, कभी केजरीवाल का करते हैं। हम भारत की भला की बात क्यों नहीं सोचते? और इन सब लोगों की भलाई में भारत की भलाई कहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग भारत के हित की चिंता नहीं करते। इनका चिंता खुद का हित है। और आप इसको देखिए कि ये लोगों ने भारत को नहीं बढ़ाया है, भारतीय कोष को नहीं बढ़ाया है, भारतीय शक्ति को नहीं बढ़ाया है, ये स्वयं को बढ़ाया है, खुद के कुनबे को बढ़ाया है। मुलायम सिंह यादव के परिवार में बच्चा जन्मता बाद में है, उसके लिए पद प्रतिष्ठा और कमाई का जरिया खोज लिया जाता है, और वो आज प्रतिष्ठा पाता है, पैसा पाता है और अपना जगह पाता है, और आम महिला आज भी दूर दूर करके अपना जीवन यापन करने पर मजबूर पाया जाता है। इन सब मानसिकताओं से हम कब मुक्त होंगे, यही अनुरोध, यही निवेदन आपसे करने आया हूँ। आंखें खोलो इंडिया, देखो इस बात को कि केजरीवाल आपके दिए वोट से क्या कर रहा है।
दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में सुअर बैठ रही है, रेंग रही है, गंदगी का अंबार है, और 5 स्टार का स्तर का दारू का दुकान चल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हम सब लोग 2 यूनिट मुफ्त बिजली के आगे कुछ सुनेंगे ही नहीं और ना हम सुनना चाहेंगे। लेकिन हमारा तो काम है कि जो राष्ट्र हित हो उसी की चर्चा की जाए, क्योंकि मेरे दिमाग में राष्ट्र प्रथम है। आप भी राष्ट्र प्रथम सोचिए, क्योंकि ये राष्ट्र रहेगा तभी बिजली घर आपके पास रहेगा और तभी आप 2 यूनिट मुफ्त बिजली दे पाएंगे। क्योंकि अफगानिस्तान में अब कोई मुफ्त में बिजली देने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां राष्ट्र के रूप में कुछ नहीं रहा, वहां तालिबान है। श्रीलंका में कोई इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि मुफ्तखोरी के राज में श्रीलंका बर्बाद हो गया। उसका राष्ट्रपति पहले परिमाण पकड़ के दुनिया छोड़ दिया, मतलब देश छोड़ दिया है। वही हाल पाकिस्तान की है। हिंदुस्तान के भी ये ना हो, संभलिए, क्योंकि संभलेंगे तभी शक्तिपुंज बने रहेंगे, नहीं तो शक्तिहीन बन के आप देख ही रहे हैं। विचार जरूर करिएगा, और अगर लगेगा कि मेरे विचार में विचार योग कोई बात है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जानकारी बांटने से ही बढ़ती है, और बढ़ती है तब समस्या समाधान को प्राप्त करती है। जय हिंद, वंदे मातरम।